हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिसंबर 2019 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर आया था सेट वन जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करवाएंगे, जो आपको आने वाले जो है एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आता है। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति से है। विमर्शित चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित है। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जिसका सही आंसर है बी। यानी देखिए विमर्शी स्तर शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान, तथ्य और सामान्यीकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी संप्रेषण की संभावना अधिक होती है। इसलिए जो है आंसर देखिएगा बी है। जो है विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकता संबंधित है, बी जो उसका सही आंसर होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए जो सेट दिया गया है मैचिंग है, जिसमें आपको मैच करना है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, मानक संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर। देखिए इस तरीके की कूट दिए रहते हैं, आपको सही बताना होता है, तो आप आंसर देखिए मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसी चल रही है। तो देखिए इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन है, सुधार की गुंजाइश की पहचान, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। संकलनात्मक मूल्यांकन अधिगम स्तरों का निर्धारण, मानक संदर्भित परीक्षण, दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण यानी निपुणता के मानकों को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जो है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसमें देखिए 5 इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जो उत्तर है वो आपको चुनना है। तो इसका जो आंसर सही है देखिए नीचे की तरफ फ्रेंड्स, आंसर डी सही है इसका, यानी 2 और 4। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इधर देख लीजिए। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यावहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबलन का बार बार उपयोग किया जाना और कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका सही आंसर है सी, यानी एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिक्षण व्यवहार है, वो है अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। अधिगम यानी जो ज्ञान अर्जित करने का है उसमें जो है छात्रों को संलिप्त करना, उनका ज्ञान बढ़ाना। तो क्लार्क के अनुसार शिक्षण में प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कई मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि क्लार्क ने किस तरीके कहा है। हालांकि आपको पूरी परिभाषा नहीं याद करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसने क्या कहा है। और देखिए इसी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल तथा सक्षम बनाने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाया गया है, अपनाना आवश्यक है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। जैसे कि शिक्षा इस मतलब बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान, उचित समूह निर्णय और स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री। यानी देखिए इसका सही आंसर होगा सी। 5वां क्वेश्चन है, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत क्या हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया, अतिशयोक्तियों पर बल, विशेषणों को उदारतापरक उपयोग, स्पष्टता या संक्षिप्तता। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा सी,
यानी स्पष्टता, संक्षिप्तता और परिशुद्धता। यानी छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत निम्नलिखित होने चाहिए: स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और परिशुद्ध होने चाहिए। और किसी भी भाषा में लेखन करते मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। और लेखन के दो पहलू होते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इनका आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए छठा क्वेश्चन है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह यानी अध्ययन के संदर्भ में तक विस्तार किया जाए तो ये क्या कहलाता है ये? तो आंसर है सी, बाह्य वैधता। यानी जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जा सके तो ये बाह्य वैधता कहलाती है। वैधता शोध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक लक्षण होता है और वैधता आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है? तो इसमें देखिए इस तरीके से दिया गया है, जिसका सही आंसर देखिए लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डी आंसर सही है। यानी अवलोकन, अवधारणा, निर्माण, सिद्धांत, निर्माण, निगमित, निष्कर्ष तथा इनके सत्यापन की प्रविधि। तो आंसर डी सही आंसर है। वैज्ञानिक अनुसंधान का सही अनुक्रम दिया गया है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान के लक्षण भी दिए गए हैं: तथ्यों का तर्क, परिशुद्ध वर्गीकरण तथा उनके सह संबंध एवं क्रम का निरीक्षण, संरचनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज, आत्म आलोचना एवं समस्त सामान्य बौद्धिक योग्यता वालों के लिए अंतिम कसौटी। और अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक अनुसंधान का सही अनुक्रम क्या है, तो ये 5 स्टेप दिए गए हैं, तो वो आपके सही अनुक्रम है और जिसका सही आंसर है वो डी है। देखिए क्वेश्चन के साथ में आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ कि आंसर क्यों आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का एक समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, यह एक उदाहरण है। किस तरीके का उदाहरण है ये? तो आंसर है ए, शोधार्थी की ओर से तकनीकी चूक का। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है। फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो यह उदाहरण शोधार्थी की ओर से तकनीकी चूक है। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि संदर्भ सूची किसी शोध निबंध का अंतिम लेखन के दौरान उपयोग में लाई गई सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, प्रकाशित पांडुलिपियों, शोध लेखों का विवरण दिया जाता है। इस सूची का महत्व दो कारणों से अहम है: अध्येताओं को अपने शोध साक्ष्यों की प्रामाणिकता देने की दृष्टि से तथा प्राप्त सहयोग हेतु व्यवहार संदर्भ के कर्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की दृष्टि से। इस सूची में लेखक, पुस्तक, शोध लेख के नाम से के साथ वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, स्थान तथा पृष्ठ संख्या का यथासंभव उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षक प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसी स्वतंत्र यानी निराश्रित चर की संज्ञा दी जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है राइट साइड में वो है बी, यानी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन। इस शोध समस्या में स्वतंत्र या निराश्रित चर की संज्ञा शिक्षण प्रणाली को दी जा सकती, जो कि स्वतंत्र चर है। अब देखिए इस शिक्षा में जो है कितने चर होते हैं, हम आपको इस तरीके को आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। और पहले हम आपको बताते हैं, डी एमिटो के अनुसार किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ की मापने के लिए गुणों को चर कहा जाता है। और ये 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के: स्वतंत्र चर यानी निराश्रित चर जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, दूसरा आश्रित चर और तीसरा नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है, जिसमें कि अभी आपका आंसर आया है। देखिए शैक्षिक प्रणाली जो है स्वतंत्र होती है, ठीक है, शिक्षण प्रणाली जो है स्वतंत्र चर हो गई। स्वतंत्र चर वह चर जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है, इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है ये देखता है। इस तरीके ये 3 चर हैं। किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृद्धि, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है? तो इसमें देखिए, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो आंसर है डी, यानी व्यक्ति अध्ययन पद्धति और नृजातीय पद्धति, इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा।
फिर देखिए शोध जो है दिया गया है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। ये ज़रूर आता है फ्रेंड्स, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा क्या लिखा गया है। तो देखिए पहला जो है, देखिए इस तरीके से निम्नलिखित अवतरणों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये प्रश्न पढ़ सकते हैं, 11 से 15 तक है। आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए और उसमें जो दिया गया है 11 से 15 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हमने जो है क्वेश्चन और क्वेश्चन के किस तरीके आंसर निकाले गए हैं वो आपको प्रोवाइड किया है। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। पॉज कर करके आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में शामिल है क्या? शामिल है, तो आंसर है सी, यानी कक्षा की गतिशीलता में कक्षा समुदाय में छात्रों और शिक्षकों के मध्य बातचीत शामिल है। कक्षा की गति का अध्ययन करने का उद्देश्य है कि एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाए। ठीक है, अच्छे संचार की गतिशीलता में निम्न कारक शामिल होते हैं: प्रेरणा, प्रस्तुत तथ्य और सहभागिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है, किस तरीके का होता है? संरचित और आवृत्त्यात्मक। दूरस्थ शिक्षा अंशकालिक होती है, जहां विद्यार्थी घर बैठे ज्ञानार्जन करता है, और दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें सहायक, अगर जैसे पूछा जाए कि दूरस्थ शिक्षा में जो है सहायक उपकरण क्या है, वो है रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो, कैसेट, सीडी, फिल्म, पत्राचार जो माध्यम है। ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली जन शिक्षण प्रणाली है। यानी अगर ये भी मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रणाली जो है जन शिक्षण प्रणाली है, तो वो है दूरस्थ शिक्षा। यहाँ दूरवर्ती की बात हुई है, दूरवर्ती यानी जो है दूरस्थ शिक्षा क्या है? अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है कि प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है क्या? संरचित और आवृत्त्यात्मक। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन दिए गए, उसमें सही विकल्प चुनना है। और देखिए जो है पहला अभिकथन है, संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता है। तर्क दिया गया, संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सम्मिलित है। इसका सही आंसर है डी, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। तर्क था कि संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान अर्जित करने, सूचना के आदान प्रदान में सहायक होती है, अतः ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुप्रयुक्त है? तो वो है सी, ईमेल मंत्र गति वाली मेल है, ये गलत है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का माध्यम, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है, तो ये तेज होता है, ये मध्यम गति वाली नहीं है, ये तेज होती है। अतः ईमेल के संदर्भ में जो सही आंसर है वो सी दिया गया है। ईमेल में प्राप्त करने का नेम रिसीवर तथा पता ईमेल आईडी और संदेश को लिखा जाता है। और जो है कौन ईमेल सर्विस प्रदान करती है, देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। वो है हॉटमेल, याहू मेल, जीमेल जो है ईमेल सर्विस प्रदान करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय तर्क से रिलेटेड, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। यदि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है और बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो आंसर क्या होगा? देखिए सॉल्व करके बताया है हमने, आंसर बी होगा। देखिए इस तरीके से आप आराम से बैठ करके इसको देख सकते हैं, आपको समझ में सब आएगा। फिर है निम्नलिखित अनुक्रम में एक्स यानी कि मिसिंग जो है वो वर्ड वो जो है नंबर क्या है? तो देखिए इसमें अनुक्रम कैसे किया है, यानी 3, 8, 18, 38 इस तरीके दिया गया है, तो बीच में 2 को मल्टीप्लाई करके +2 किया गया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6 +2 यानी 8, 8 दूनी 16 जो है +2 यानी 18। इसी तरीके 38 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, +2 आपको जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके रीजनिंग का क्वेश्चन है सॉल्यूशन, इसमें इस तरीके लिखा गया है। क्रोम को इसमें पूछा गया किस तरीके लिखा जाएगा, तो देखिए ये हमने सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। सॉल्यूशन जो है एक जो है प्लस होता जा रहा है या माइनस होता जा रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा।
फिर है दो संख्याएं 3-7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5-9 हो जाता है। ये संख्याएं कैसे हैं? तो 3x प्लस 8 कर दिया है, यानी 8 का जोड़ है ना, संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 जोड़ दिया, 3 में 3x प्लस 8 7x प्लस 8 इक्वल टू अनुपात कितना हो जाएगा? 5-9। तो इस तरीके से यहाँ से हम निकालेंगे। इस तरीके आप पूरा देखिए, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? ए। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। फिर है देखिए 24,000 स्वयं की धनराशि पर 9 महीने में 180 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर है। इस तरीके से आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो जो जहाँ पर आपको 180 साधारण ब्याज है तो 180 साधारण ब्याज की आपको अमाउंट लिख देनी है। मूलधन लिख देना है, मूलधन उन्होंने 2000 बताया है, इंटू आर। देखिए रेट नहीं बताया है इन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर 9 दिया है, यानी 9 महीने दिया गया है तो उसका उन्होंने जो है 9 लिख दिया है। फिर 100 से गुणा करना है। इस तरीके से जो आंसर आएगा R इक्वल टू 12%। फिर युक्ति युक्त तर्क, फिर ऐसे हेत्वाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या युक्ति संगत के रूप में दर्शाया गया तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है डी, स्ट्रॉमैन। यानी अनुमान करते समय जब हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता परंतु हेतु जैसा प्रतीति या आभास होता है तो अनुमान में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी दोष को हेत्वाभास कहते हैं। ऐसे हेत्वाभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे स्ट्रॉमैन कहा जाता है। फिर है एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? तो आंसर है डी, यानी कि सकारात्मक प्रबलन। यानी एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है, जब आप ये सीख लेते हैं तो अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह एक सकारात्मक प्रबलन का संकेत करता है। और सकारात्मक पुनर्बलन या प्रबलन को धनात्मक पुनर्बलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए तो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम आपको प्रॉपर डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको हम ये आपको दे रहे हैं जिससे कि आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आप आराम से पूरा जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तीन लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है। 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 60, 6 द्वारा भाज्य, इसमें किस प्रकार का तर्क निहित है? तो आंसर है ए, निगमनात्मक तर्क। ठीक है, वह तर्क जिसमें पहले छात्रों को नियम बताया जाता है, उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर उस नियम की पुष्टि की जाती है, तो वह एक निगमनात्मक तर्क कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, निगमनात्मक तर्क है, जिसका जो है तर्क जो है शिक्षण विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक विध्यात्मक तर्क वाक्य से संबंधित है, जो इस बात से निर्धारित होता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है? तो आंसर है ए, गुण। प्रत्येक वाक्य में एक उद्देश्य पद होता है, एक विधेय पद और उनको जोड़ने वाला एक संयोजक होता है। विधेय पद कई श्रेणियों के होते हैं, कुछ उद्देश्य का स्वरूप कथन करने वाला, कुछ उसकी बाहरी विशेषताओं को बतलाने वाले। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आंसर ए है, क्योंकि जैसे वाक्यों का वर्गीकरण गुण तथा परिमाण के अनुसार होता है, गुण और परिमाण के सम्मिलित प्रकारों के अनुरूप वर्गीकरण भी 4 तरह के वाक्य में उपलब्ध होते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड है। फिर है शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार पक्ष अनुमान की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित है? तो आंसर है सी, वृहद, लघु तथा मध्य पद न्याय के 3 पदों के भिन्न भिन्न नाम हैं। और निष्कर्ष के विधेय को वृहद पद तथा उद्देश्य को लघु पद के नाम से जाना जाता है। वह पद जो केवल दोनों आधार वाक्यों में ही आता है मध्यवर्ती पद के नाम से जाना जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण दिया गया है। ठीक है, इस तरीके के आप उदाहरण देख सकते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र के संप्रदाय के अनुसार पक्ष अनुमान की प्रक्रिया में लघु पद से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्पिक और निर्विकल्पिक के बीच अंतर किया जाता है? तो आंसर है बी, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में सविकल्पिक और निर्विकल्पिक के बीच अंतर किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार के होते हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, रसायन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, मानव प्रत्यक्ष। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 प्रकार हैं। प्राचीन न्यायिकों के अनुसार 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष।
ठीक है। जो ज्ञान विकल्प के बिना होता है उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, और ये ज्ञान प्राप्त करने की प्राथमिक अवस्था होती है। फिर देखिए आंकड़े दिए गए हैं, इसमें आपको जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दी गई है। फिर उसमें देखिए क्वेश्चन है कि पाइथन, एलआई, एसपी और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशतता कितनी है। तो औसत में करने के लिए उतने परसेंट से, जैसे 3 का उन्होंने 3 लैंग्वेज का पूछा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए पाइथन लैंग्वेज जानने वाले की कितनी प्रतिशतता है, 10। LISP की कितनी है, 10%। जावा लैंग्वेज की 15%। तो इस तरीके से 3, यानी 3 लैंग्वेज के बारे में पूछा गया तो उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर है सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का क्या अनुपात है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे ये जो है जावा का देखिए 15%, और देखिए इसमें कुल संख्या 12 लाख है। 12 लाख में आपको 15% अगर आप निकालेंगे तो जावा का पता लग जाएगा। पाइथन लैंग्वेज जाननी हो, जैसे 10% है तो 12 लाख में से 10% निकालेंगे, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले हैं 12 लाख। सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या है 25%, तो 25% हमने 12 लाख का निकाल लिया है 3 लाख। जावा लैंग्वेज जानने वालों की है 15%। देखिए जावा लैंग्वेज हमने आपको बताया था 15% है। तो इसी तरीके से जो है आगे देखिएगा जो है इसमें उन्होंने संख्या का अनुपात मांगा है, तो उसका एक 3 लाख था, इसका 1,80,000। फिर दोनों को आपस में जब आप डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से 5 और 3 का अनुपात आएगा, तो उसका सही आंसर यही होगा। इसी तरीके देखिए सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या का अंतर पूछा गया है, और फिर सी और जावा कोबोल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो सारी जितनी लैंग्वेज के पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके जो है आप जब परसेंटेज निकाल लेंगे तो उनकी संख्या निकल आएगी, और उनको जब एक साथ जोड़ देंगे तो टोटल आपको पता लग जाएगा कितनी संख्या है। कितने व्यक्तियों को सी लैंग्वेज की जानकारी है, तो सी लैंग्वेज जैसे देखिए यहाँ पे है 25%, यानी 25% निकालेंगे 12 लाख का, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निम्नलिखित सूची में क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपाग से संबंधित है। इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ए। प्रश्नगति सूची में स्वयं यानी SWAYAM तथा MOOC यानी मूक्स अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित, यानी स्वयं और मूक्स अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम से संबंधित है। और ये स्वयं और जो स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या होता है, स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन शैक्षिक पोर्टल है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले इस शैक्षिक पोर्टल पर कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स उपलब्ध हैं। MOOCS इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है। और मूक्स वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ शिक्षा के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है ई अभिक्रम दिया गया है, यानी ये जो है एक एप्लीकेशंस हैं और ये उनका विवरण है। तो आपको सही बताना है कौन क्या है। कि जो आपको जो है शोध गंगा है वो किससे रिलेटेड है, साक्षात है वो किससे रिलेटेड है, इस डिजी लॉकर, इसमें विकल्प दिए गए हैं, आपको मैचिंग बतानी होगी। तो देखिए इसका सही जो क्रम है हम आपको बताते हैं, वो है विद्वान जो है शीर्ष वैज्ञानिक शोधार्थियों का डेटाबेस है। डिजी लॉकर दस्तावेजों एवं प्रमाणिकों के जारी करने तथा सत्यापन करने के लिए प्लेटफॉर्म है। साक्षात यानी अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल है। शोध गंगा संपूर्ण मूल शोध प्रबंध ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार है। तो आंसर जो होगा वो होगा बी। देखिए विद्वान जो है वैज्ञानिक शोधार्थियों का डाटाबेस है। डिजी लॉकर दस्तावेजों सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म है। साक्षात अधिगम को सुसाध्य बनाने सरल बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल है। और शोध गंगा यानी जो मूल शोध प्रबंध है ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार है। इसको प्रॉपर आप पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल इसके क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। फिर है निम्नलिखित में से कौन से मत गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं।
तो देखिए इसका सही आंसर है सी, निम्नलिखित घटक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक है डी सोमिलियर, स्पा प्रबंधन और संग्रहालय विज्ञान। तो यानी जो 1 है वो सही है, 1, 3 और 4। फिर क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधित कार्यकलाप में WORM का पूर्ण रूप क्या है। WORM का पूर्ण जो रूप है वो है राइट वंस रीड मैनी वॉर्म। यह एक प्रकार की डिस्क है जिसमें एक बार लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है। राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय करने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है। तो आंसर है बी, सारांश। सारांश भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य स्कूलों में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देना है और ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। सारांश सभी सीबीएसई संबंधित स्कूल अभिभावकों के लिए एक आत्म समीक्षा उपकरण है और यह स्कूलों के साथ साथ अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो जो है निर्णय समर्थन तंत्र जो है वो है सारांश, बी। फिर निम्नलिखित संग्रहण डिवाइसों पर विचार कीजिए। इसमें संग्रह यानी स्टोरेज होता है, तो इसका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर क्या है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए, यानी पहले आएगा CD रोम जो है, फिर DVD रोम, फिर हार्ड डिस्क। यानी सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क में होती है, उससे कम जो होती है वो DVD रोम में होती है, उससे कम जो होती है वो CD रोम में होती है। देखिए इस तरीके से CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क रोम के अधिकतम भंडारण की जो क्षमता होती है 700 MB होती है और जो है नवीनतम स्टोरेज तकनीकी 4 टेराबाइट तक पहुंच गई है, यानी कितनी 4 टेराबाइट तक आप जो है कर सकते हैं। और सबसे पहला हार्ड डिस्क जो है IBM कंपनी ने बनाया था जिसकी स्टोरेज क्षमता 5 MB थी, जो आज बढ़कर के 4 टेराबाइट हो गई है, ठीक है। इसमें आधुनिक जो है अनेक बदलाव किए गए जिसका परिणाम आज का आधुनिक हार्ड डिस्क है जिसमें बहुत ज़्यादा आप स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण, विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु UNEP ने निम्नलिखित में से किस विषय के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जोर दिया। तो आंसर है सी, वायु प्रदूषण की रोकथाम। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसके आयोजन का उद्देश्य हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना था, ठीक है। और इसी तरीके जो है पिछले वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी भारत ने की थी और इसका विषय प्लास्टिक प्रदूषण था। 2019 में इसकी मेजबानी चीन ने की और पर्यावरण दिवस का विषय वायु प्रदूषण की रोकथाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो देखिए इसमें से जो है आपको विकल्प चुनने हैं जो सही हैं। तो इसका सही इसमें आपको आंसर मिलता है इस ऐसे पर्यावरण मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं स्थानीय प्रकृति के मुद्दे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दे सम्मिलित हैं: झील प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूचरण या मृदा चरण एवं मरुस्थलीकरण, जल जमाव, जलाकृति और मृदा लवणता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घरेलू मल और औद्योगिक बहिस्राव, कृषि रसायन उनके प्रभाव और वनोन्मूलन। ये जो है पर्यावरणीय मुद्दे हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के उद्देश्य को दर्शाता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण। देखिए इस तरीके पूरा आपको डिटेल्स दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। इसमें जो है ये जो 1992 में हुई थी, इसमें पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था और इसके एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया था। देखिए ये पूरी डिटेल्स दी गई है आपको, आप इसको प्रॉपर पॉज कर करके पढ़ लीजिए और समझ में आएगा आपको। फिर भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की थी।
तो किसका पुनर्नामकरण किया गया था? तो आंसर होगा सी, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय, यानी जल संसाधन मंत्रालय को नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय किया गया था। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है। तो आप ये देख सकते हैं, जिसमें कि बेहद जटिल नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी, उनके सहायक नदी वगैरह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? तो आंसर है डी, यानी NAAC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। यह एक गैर सांविधिक निकाय या एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, यानी NAAC की स्थापना 1994 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और विश्व के सबसे विस्तृत और विविधतापूर्ण शिक्षण व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करनी है। एजेंडा क्या है जो कार्य करने के, वो आपको बताने हैं। देखिए इसमें दिए गए हैं, शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की संस्थापना, शोध संस्कृति का संवर्धन, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। तो इसका सही आंसर है वो है ए। टीम इंडिया हब, देखिए राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। इस तरीके से पूरा उन्होंने जो है, फिर एक दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष हब, इसमें भी एजेंडा दिया गया, शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना और शोधार्थी केंद्र अनुदानों की पद्धति की स्थापना। ये सब जो है एजेंडे में है इनके कार्य करने के। फिर है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में योग को शामिल करने का आधार है, वो है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए डिटेल्स भी दिया गया है, इसमें शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल हैं, जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई थी, उसके अंतर्गत। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? यानी तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट, न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है किसे? तो वो है बी, मिथिला विश्वविद्यालय, यानी बी आंसर सही। मिथिला विश्वविद्यालय को, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय तथा तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता समय से ठीक पहले 27 जनवरी 1947 में सरकार ने एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग पर मिथिला विश्वविद्यालय समिति का गठन किया था, और उसी के आधार पर ही जो है मिथिला विश्वविद्यालय को शुरू कराने में सार्थक प्रयास करने में ललित नारायण मिश्रा 1975 में अचानक निधन हो गया, और उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम अर्थात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। यानी ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है ये मिथिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? तो आप बता सकते हैं ललित नारायण मिश्रा जी तो थे, उनके नाम पर ये रखा गया था। तो जो है मिथिला विश्वविद्यालय है वो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है, जिसमें जो कि है न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं। ये जो है हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम सेट 2 आपको प्रोवाइड करेंगे, जो 2019 दिसंबर में पूछा गया था, जो आपके लास्ट एग्ज़ाम पेपर में आया था, जिससे एक्सप्लेनेशन हम आपको ज़रूर देंगे, जिससे आपको जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा हमारा वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।